नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राजशहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तेलंगाना के खम में आयोजित केसीआर पार्टी भारत राष्ट्र समिति की रैली में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि मोदी सरकार अब जाने वाली है, अब उसके पास केवल 399 दिन बचे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर विरोधी दलों को परेशान करने और किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी की कार्यकारी बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा है कि 400 दिन बाकी। हमें तो लगता है कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, बल्कि अब वो स्वयं स्वीकार रही कि अब 400 दिन बाकी है। बयानबाजी में मशहूर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब बैकफुट पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने फिल्मी बयानबाजी से तौबा कर ली है। हृदय परिवर्तन और प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी टिप्पणी के बाद हुआ है। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान पर जारी विवाद के बीच बयानबाजी करने पर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी की नाराजगी झेलनी पड़ी है। मेघालय की लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रेनेटिक तोंगखोर और राज्य के 4 अन्य मौजूदा विधायकों ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तारीख की घोषणा से कुछ घंटे पहले बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि तोंगखोर के अलावा इस्तीफा देने वाले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक शीतलंग पाले, कांग्रेस के निलंबित विधायक मायरा बलनार और सीएम और पीटी के साकमी तथा निर्दलीय विधायक लाम्बोर मालनियांग शामिल है। सूत्रों ने दावा किया है कि 5 नेता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि 3 राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। तीनों राज्य में 2 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। वैश्विक मंदी की आहट के बीच जहां दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारी की छंटनी करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कर्मचारियों को इस साल यानी कि 2023 में एशिया में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक मिलने की आशंका है। और दरअसल काउंसलिंग फर्म कॉर्न फेरी के सर्वे में ये बात सामने आई कि इस साल भारत की कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारी की सैलरी में 15 से 30% से ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। कंसल्टिंग फर्म की इस सर्वे से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय कंपनियों ने इस साल वेतन वृद्धि में 9.8% इजाफा कर सकती है। देश के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चालू सीजन 2022 से 23 में लगभग 6 से 7% चीनी प्रोडक्शन कम होने वाला है, जो कि भारत में अतिरिक्त चीनी निर्यात की संभावनाओं को कम करेगा। वहीं राज्य के चीनी प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि अनियमित मानसून के कारण प्रति एकड़ गन्ने की उपज में कमी और एथेनॉल निर्माण के लिए गन्ने अधिक उपयोग कम चीनी उत्पादन के कारण हो सकता है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी का अडानी ग्रुप एक के बाद एक नई और कई सेक्टर में अपने झंडे गाड़ रहा है। मुद्रा स्पोर्ट पर गुजरात में बिजनेस में छाने के बाद अब समूह का पूरा ध्यान राजस्थान पर है। अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग में राजस्थान में बड़ा निवेश किया है। यहाँ उसका एक सोलर कंपनी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी की है। अडानी ग्रुप ने एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट से एसएल सूर्या ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड ने 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। बिहार में महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार पर विवादित बयान और रामचरितमानस पर विवादित बोल के बाद आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए दावेदार ही बता रहे हैं। सोमवार को शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार, जिसके बाद जेडीयू ने भी ट्वीट का जवाब दिया है। आगामी केंद्रीय बजट 2023 से 24 में व्यापारी, बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के साथ साथ किसानों की भी बहुत आशाएं हैं। किसानों को उम्मीद है कि शायद इस बजट में केंद्र सरकार उनके लिए कुछ विशेष योजनाओं का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का आग्रह किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यहां पार्टी 2 चेहरे वाली है, जो चुनाव के दौरान कहती कुछ है और चुनाव के बाद करती कुछ और। मेघालय के गोर हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूर्वोत्तर राज्य में बेहतर शासन प्रदान कर सकती है, क्योंकि यह लोगों के सपनों को पूरा करती है।
सीबीआई ने केरल में आयकर धोखाधड़ी के मामले में नौसेना कर्मियों सहित 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी पर फॉर्म 16 में घोषित नहीं किए गए 44 लाख रुपए से अधिक के आयकर के झूठे रिफंड क्लेम करने का आरोप है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीबीआई ने फर्जी दावे करने के लिए एजेंटा की सेवाओं का कथित तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर नौसेना और पुलिस के कर्मियों तथा 2 निजी कंपनी, आईटी कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक बार फिर से की उत्तरी यादगिरी और कलबुर्गी में 10,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस महीने प्रधानमंत्री के कर्नाटक की यह दूसरी ऐसी यात्रा होगी। वह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए 12 जनवरी को हुबली में थे, जिस दौरान उन्होंने एक विशाल रोड शो भी किया था। भारत में कोरोना वायरस के मामले में हल्का उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 173 मरीज महामारी से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि मंगलवार को संक्रमण के 89 मामले सामने आए थे। देश में कोरोना के एक्टिव केस कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में 100 लाने में आने वाला खर्च उनकी सरकार उठाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई विमान दुर्घटना में जनपद गाजीपुर के सभी विगतों के आश्रितों को 5-5 लाख सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी व नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। एक वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब अपने अंतिम गंतव्य के करीब है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे अपने घरों से बाहर निकले और बीजेपी और आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ खड़े हों। बीते साल के आखिर में हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2020 के तहत दिल्ली एलजी विखे सक्सेना को 2 नई शक्तियां दी है। राष्ट्रपति एक शक्तियां इसलिए दी है ताकि केवल दिल्ली के एनसीटी के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सके जहाँ इसकी आवश्यकता है। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 349 का स्कोर खड़ा किया है। न्यूजीलैंड में 350 रन के टारगेट का पीछा करना शुरू कर दिया है और उनके 3 विकेट गिर चुके हैं। फिलहाल डेरिल मिचेल और टॉम लैथम क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक जड़ा है। गिल ने 149 गेंदों में 208 रन बनाए और डबल सेंचुरी बनाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। धार, मनावर, पीथमपुर नगर पालिका से बगावत करने वाले प्रत्याशियों को पार्टी से निष्कासित किया है। धार से 17, मनावर से 2 और पीथम से 14, राजगढ़ से 5, सरदारपुर से 3, धर्मपुरी से 1 को बीजेपी ने निष्कासित किया है। निर्दलीय प्रत्याशी को बगावत करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बता दें कि चुनाव का प्रचार प्रसार 18 जनवरी को शाम 5 बजे थम जाएगा। 20 जनवरी के मतदान होना है और इस तरह से मतदान के मात्र 48 घंटे पहले बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई की है। भारतीय सराफा बाजार में 18 जनवरी 2023 को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। वहीं चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो के पार है। आपको बता दें कि चांदी का भाव यहाँ पे 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56,605 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,661 रुपये की हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में आने वाली है। हालांकि उससे पहले हलचलें तेज हो गई है और सभी राज्यों में भूलेखों के सत्यापन में तेजी लाई गई। बड़ी संख्या में लाभार्थी सूची से लोग बाहर किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही कि इस बार लाभार्थी की संख्या पिछले बार से भी कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनवरी से पहले 13वीं किस्त जारी हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को मन की बात करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन पीएम किसान योजना की राशि जारी हो सकती है। बढ़ती महंगाई में लोग छोटी मोटी बचत से भी पैसा बचाने की जुगत में लग जाते हैं। लंबे समय से पेट्रोल की ऊंची कीमतों में कोई राहत नहीं मिल रही। ऐसे में अगर अपने इलाके से कुछ दूरी पर पेट्रोल सस्ती दरों में मिल रहा है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनी हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल डीजल कीमतों को जानकारी अपडेट देती है।
मध्य प्रदेश से पिछले 24 घंटे में फिर कोरोना का एक नया केस सामने आ गया है। एक दिन पहले ही कोरोना के केस पूरी तरह खत्म हो गए थे, यानी कि एमपी में कोरोना जारी हो गया था, जिससे यहां पे प्रदेशवासियों को भी राहत महसूस हो रही थी और अब कोरोना से निजात मिली। लेकिन पिछले 24 घंटे में फिर कोरोना के केस आने से चिंता बढ़ गई है। वर्तमान में एमपी में कोरोना के 5 नए केस एक्टिव हो गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में कोरोना की अपडेट जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश से पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक केस सामने आया है। एक व्यक्ति ठीक होकर घर भी गए हैं। प्रदेश में करीब 5 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 709 सैंपल भी लिए गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत भी लगातार ऊंची कीमतों से जूझता रहा है, लेकिन दिसंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.72% दर्ज की गई है, जो नवंबर में 5.88% थी। लेकिन इस मोर्चे पर पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के 3 पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत ठीक नजर नहीं आ रही। इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत बदतर स्थिति की ओर है। बीते साल श्रीलंका से जिस तरह की खबरें आ रही थी, वैसे ही हालात पाकिस्तान में भी हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।